हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग क्रिएशंस। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं लेके आई हूँ आप सबके लिए बिजनेस फाइनेंस और यू कैन से फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कंप्लीट क्वेश्चन बैंक। पहले हम हर यूनिट के कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करते हैं। तो बिजनेस फाइनेंस के हमने ए टू जेड कंसेप्ट को कंप्लीट किया है, आप प्लेलिस्ट रेफर कर सकते हैं। देन हम आज के क्लास के अंदर इसका क्वेश्चन बैंक यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आए हैं, जो आपके ना सिर्फ नेट एंड जेआरएफ के लिए, इवन सेट एंड पीजीटी लेवल एग्जाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरी के ऊपर बेस है ये। कैपिटल स्ट्रक्चर की हमने दो थ्योरी पढ़ी थी, एक थी हमारी रेलेवेंट अप्रोच, दूसरी थी हमारी इरेलेवेंट अप्रोच। बताइए अब। रेलेवेंट के अंदर आपकी दो थ्योरी थी, एक थी एनआई अप्रोच एंड सेकंड वन इज योर ट्रेडिशनल अप्रोच। इरेलेवेंट में भी दो थ्योरी थी आपकी, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच एंड एमएम अप्रोच। एनआई एंड एनओआई दोनों की दोनों ही डेविड ड्यूरेंट ने हमारी दी थी, है ना। यहाँ क्वेश्चन आपको बोल रखा है, under which of the following approach the cost of equity is assumed to increase linearly with the leverage। कौन सी अप्रोच के अकॉर्डिंग जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो इंक्रीज होता है विद द लिवरेज। मतलब क्या है? मतलब ये है कि एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिमेन कांस्टेंट विद इंक्रीजिंग यूज ऑफ लिवरेज। जब हम लिवरेज का यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट का यूज ज्यादा करते हैं, हम डिबेंचर से पैसा ज्यादा लेते हैं, तो एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिमेन कांस्टेंट रहेगी। ये कौन सी थ्योरी के अंदर आपका बताया गया था? देखो, सबसे पहले हमारी नेट इनकम अप्रोच थी। नेट इनकम अप्रोच के अंदर हमने केडी एंड केई को कांस्टेंट लिया था। केडी एंड केई। केडी क्या है? कॉस्ट ऑफ डेट। केई क्या है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब कॉस्ट ऑफ डेट और कॉस्ट ऑफ इक्विटी को कांस्टेंट लेने से हुआ क्या था कि जैसे जैसे मैं डेट के पोर्शन को इंक्रीज करता जाऊंगा, वैसे वैसे मेरी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो कम होती जाएगी। सॉरी, ये टच नहीं करेगी यहाँ पे, ये कम होती जाएगी। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ओ जो है वो आपकी कम होती जाएगी। वहीं पे ये है हमारी एनआई अप्रोच के अंदर। नेक्स्ट हमारा एनओआई अप्रोच में क्या था? एनओआई अप्रोच के अंदर हमने केडी कॉस्ट ऑफ डेट एंड केई के ओ ओवरऑल कॉस्ट को इक्वल लिया था। इससे क्या हुआ था? इससे ये हुआ था कि जैसे जैसे मैं डेट के पोर्शन को बढ़ाता जाऊंगा, वैसे वैसे मेरी फायदा होता जाएगा मुझे, किसका? टैक्स का। लेकिन उसकी वजह से जो मेरे इक्विटी शेयर होल्डर है उनके मन में डर घुस जाएगा कि ये इतना डेट लेता जा रहा है, ये हमारा पैसा वापस चुका भी पाएगा या नहीं चुका पाएगा। अब वो डर घुस जाएगा, मतलब उनके पास रिस्क आ जाएगा। अगर रिस्क उनका हाई है तो वो रिटर्न भी हाई डिमांड करेंगे, जिसकी वजह से आपकी केई जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। समझ में आया? जो फायदा मेरे को यहाँ पे कॉस्ट ऑफ डेट से मिल रहा है और जो नुकसान मेरे को कॉस्ट ऑफ इक्विटी से मिल रहा है वो मेरा बराबर है, इसीलिए मेरी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को मैं यहाँ पे कांस्टेंट लेके चल सकता हूँ।
अब इसका आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर बता दो फटाफट। ऑफ कोर्स आपको ये बोल रखा है ना कि एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपकी कांस्टेंट रहनी चाहिए जब आप इंक्रीज करते हो लेवरेज का। देन ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। एवरेज कॉस्ट केओ आपकी कांस्टेंट है जब आप यूज कर रहे हो डेट का। समझ में आ गया? नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सीक्वेंस ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल एंड द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। देखो ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आप ये नहीं कह सकते कि एक्यूरेट यही आंसर होगा, इट मे बी वेरी। तो प्रोसेस वाले क्वेश्चन को आपको हमेशा ऑप्शंस की हेल्प से सॉल्व करना पड़ता है। सबसे पहले तो मेरा रॉ मटेरियल आता है, रॉ मटेरियल ही होगा। क्रेडिटर की पेमेंट शुरू में ही नहीं आ जाएगी, कैंसिल करो। क्रेडिटर की पेमेंट तो जब आएगी जब हम सामान को कन्वर्ट कर देंगे और हमारे पास पैसा आ जाएगा, उसके बाद हम क्रेडिटर को पे करेंगे। सेकंड दे रखा है आपका वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस फिनिश गुड्स। सीधा फिनिश गुड्स नहीं बन जाएगा आपका, ये ऑप्शन भी कट करो। पहले आपका वर्क इन प्रोग्रेस होगा विद कन्वर्जन पीरियड के साथ, देन आपका फिनिश गुड प्रिपेयर हो जाएगा। क्रेडिटर की पेमेंट फिर से यहाँ नहीं आएगी, पहले फिनिश गुड्स प्रिपेयर होगा, देन आप रिसीव करोगे कन्वर्जन पीरियड को। तो यहीं से आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट बन गया। हमने क्या किया, हमने इसमें एलिमिनेशन टेक्निक का यूज किया। समझ में आया है क्वेश्चन? इजी है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन दे रखा है आपको CAPM से। CAPM क्या है आपका? कॉस्ट ऑफ इक्विटी को कैलकुलेट करने का एक मेथड है। CAPM की फुल फॉर्म क्या है? कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। CAPM का फॉर्मूला क्या होता है? RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF, ये फॉर्मूला होता है CAPM का। RF रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न कितना दे रखा है आपको? 6%। RF क्या होता है? RF वो होता है जो आपको बिना इतना, जितना रिटर्न तो आपको बिना किसी भी रिस्क के मिल ही जाएगा मार्केट में कहीं भी इन्वेस्ट करके। लेकिन अगर मैं इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मेरे पास रिस्क है, उस रिस्क को हम लेते हैं बीटा। बीटा क्या है? बीटा मेरा मार्केट का रिस्क होता है। रिस्क कितना है मेरा? 1.5 है। प्लस RM कितना है मेरा? RM मेरे को जो मार्केट से मिलने वाला है वो 10% मिलने वाला है। बिना रिस्क के कितना मिल सकता था? 6% मिल सकता था। आंसर आ जाएगा आपका 6 प्लस 1.5 इंटू 4, 4 प्लस 4 1 2 6, 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 12% इज योर करेक्ट आंसर। समझ में आया? Move on to the next question. A company raise इतने by issuing the 1000 debt 10% डिबेंचर। ये दे रखा है आपको क्वेश्चन कॉस्ट ऑफ डेट से। कॉस्ट ऑफ डिबेंचर से, कॉस्ट ऑफ डेट का फॉर्मूला क्या होता है? इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी क्या? टैक्स रेट, प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय लाइफ, कितने टाइम तक वो डिबेंचर हम यूज करने वाले हैं, होल डिवाइडेड बाय रिडम्पशन वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 100 फॉर परसेंटेज। ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे हमें क्या दे रखा है? कंपनी रूल रेस
₹1 लाख बाय इशूइंग 1000 डिबेंचर, इंटरेस्ट रेट है आपका 10%। इंटरेस्ट कितना हो गया? 10%। 1 माइनस डिबेंचर ऑफ 100 एट डिस्काउंट, इशू किए हैं ₹2 डिस्काउंट पे, जो ₹100 का था, और रिडीम की कोई वैल्यू नहीं दे रखी, मतलब पार पे रिडीम किए हैं आफ्टर 2 ईयर। कॉर्पोरेट टैक्स आपका 40, तो कॉर्पोरेट टैक्स आपका 40 है, तो 0.40 प्लस रिडीमेबल वैल्यू क्या है आपकी? रिडीम किया है 100 पे, इशू किया था ₹98 पे 2% के डिस्काउंट के साथ। लाइफ है आपकी 10 ईयर, होल डिवाइडेड बाई 99। ये 99 कैसे आया? 100 प्लस 98 डिवाइडेड बाई 2, 99 आ गया। यहां तक समझ में आया? मैं इस फॉर्मूला को एक बार इरेज कर देती हूँ। टेन 1 माइनस 0.40 आएगा आपका 0.06। 0.06 को जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 6। 6 प्लस 10 में से 98 को माइनस करोगे आएगा 2। 2 डिवाइडेड बाय 10 आपका आएगा 0.2, होल डिवाइडेड बाय 99 मल्टीप्लाई बाय 100। मतलब कि आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 6.2 से ज्यादा। ये वैल्यू कट गई, ये वैल्यू कट गई। अब देखो आपको दे रखा है 100/99, मतलब एक ही पॉइंट का फर्क है, तो एक ही पॉइंट पे आपकी परसेंटेज की वैल्यू नियर बाय 7 तो बिल्कुल नहीं जाएगी। तो द ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। समझ में आया क्वेश्चन? प्रैक्टिकल क्वेश्चन था। कॉस्ट ऑफ डिबेंचर का फॉर्मूला याद रख लेना। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन आप सबको? नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग मेथड, डू कैपिटल बजटिंग विद देयर रिस्पेक्टिव फॉर्मूला। ये क्वेश्चन दे रखा है आपको कैपिटल बजटिंग से और उनके रेलेवेंट फॉर्मूलास। इसका आंसर और दे दो फटाफट। कैपिटल बजटिंग एंड उनके फॉर्मूलास। एनपीवी एंड पीआई में क्या फर्क होता है भाई? एनपीवी और पीआई में क्या डिफरेंस होता है? देखो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो, नेट प्रेजेंट वैल्यू हो गया सी का 1। सी का 1 ऑप्शन यहीं से आ गया आपका करेक्ट। सी का 1 एक ही जगह दे रखा है। वहीं पे अगर मैं नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो को डिवाइड कर देती हूँ आउटफ्लो से, तो ये मेरा पीआई इंडेक्स निकल के आ जाता है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, मतलब डी का मेरा 2 होगा बिल्कुल। एवरेज इनकम डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न आएगा आपका, ए का 3 हो जाएगा। पे बैक पीरियड, टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी थी उसको डिवाइड कर दो एनुअल कैश इनफ्लो से, आपको ये पता चल जाएगा कि कितने टाइम में आपका पैसा रीपे हो जाएगा। समझ में आया? इजी था। ध्यान याद रखने वाली क्या चीज, पीआई के अंदर एंड एनपीवी के अंदर डिफरेंस क्या होता है, एंड जब और एक और आता है आपका डिस्काउंटिंग में ही आईआरआर। आईआरआर और एनपीवी का रिलेशन आपको पता होना चाहिए। आईआरआर वो रेट होता है जहां पे आपकी एनपीवी 0 होती है, मतलब कि जितना आप ले आपका फ्यूचर में मिलने वाला है वही आपका आज के टाइम पे आउटफ्लो है। समझ में आया? आईआरआर वो रेट वेयर द एनपीवी इज योर 0। समझ में आया? एनपीवी एंड पीआई, एनपीवी के अंदर जब मैं
प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो को माइनस कर देती हूँ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो से, तो हमारा एनपीवी आ जाता है। एनपीवी आपका रुपीस के अंदर आता है एंड पीआई आपका टाइम्स के अंदर या परसेंटेज के अंदर या रेशियो के अंदर आता है। ये डिफरेंस है, ध्यान रखना ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे करेक्ट है? ये दे रखा है आपको मॉडल्स ऑफ डिविडेंड के ऊपर। डिविडेंड के भी हमारे पास दो मॉडल थे, रेलेवेंट एंड इरेलीवेंट। रेलेवेंट के अंदर हमारा गॉर्डन मॉडल एंड वॉल्टर मॉडल था, इरेलीवेंट के अंदर मेरा एमएम मॉडल था। रेलेवेंट का मतलब क्या? जो ये बोलता है प्राइस में इंक्रीज या डिक्रीज हो, सॉरी, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करोगे या नहीं करोगे, उससे कंपनी की ओवरऑल वैल्यू पे फर्क पड़ता है, ये बोलता है डिविडेंड, सॉरी, रेलेवेंट मॉडल। इरेलीवेंट मॉडल ये बोलता है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करो या ना करो, उससे हमारे मार्केट प्राइस पे या कंपनी की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करवाए हैं आपको तीनों मॉडल्स के, अगर आप देखना चाहते हो तो ऑफ कोर्स प्लेलिस्ट रेफर कर सकते हो। डिविडेंड मॉडल, डिविडेंड पे आउट रेशियो रेफर टू द प्रोपोर्शन ऑफ टोटल अर्निंग विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंग द शेयर होल्डर ऑफ ए कंपनी। बर्ड इन हैंड आर्ग्यूमेंट, ये वॉल्टर का था या गॉर्डन का था, मेरे को ये बताना। बर्ड इन हैंड आर्ग्यूमेंट वॉल्टर मॉडल है या गॉर्डन मॉडल है? ये गॉर्डन मॉडल ही है। वॉल्टर मॉडल के अंदर क्या था? वॉल्टर मॉडल के अंदर आपकी जो फर्म है उसको तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता था। जो एक थी हमारी ग्रोइंग कंसर्न, एक थी हमारी स्टेबल और एक थी डिक्लाइन। ग्रोइंग के अंदर ये बोला जाता था 100% रिटेन्ड कर लो। स्टेबल के अंदर आप का डिसीजन आप कुछ भी ले सकते हो। डिक्लाइन के अंदर 100% पे आउट रेशियो के बारे में बात की जाती थी कि सारा का सारा पैसा एज ए डिविडेंड पे कर दो। MM model suggests that dividend payment is very relevant of the firm. MM model आपको ये बोलता है कि dividend payment very relevant है, बट नहीं, हमने अभी देखा ये कि MM हमारा irrelevant है। Got it? MM हमारा irrelevant है। एक सेकेंड प्लीज। नेक्स्ट, वॉल्टर मॉडल ये सजेस्ट करता है डिविडेंड पेमेंट डज नॉट अफेक्ट होता तो ये तो इरेलीवेंट होता ना, लेकिन वॉल्टर मॉडल तो हमारा रेलेवेंट है, तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत होगी। ए एंड बी इज योर करेक्ट आंसर। गॉट इट? मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? पेबैक पीरियड हमने अभी देखा, पेबैक पीरियड कंसीडर ऑल द कैश फ्लो ऑफ प्रोजेक्ट, ये गलत है। पेबैक पीरियड आपके उस कैश फ्लो को कंसीडर नहीं करके चलता जो आपको उसके पेबैक पीरियड के बाद रिसीव होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इनिशियल इन्वेस्ट करी थी 5 लाख रुपीज, मेरे को लगातार 7 ईयर्स तक जो है वो 1 लाख रुपीज रिसीव होंगे। मेरा पेबैक पीरियड क्या बन जाएगा? यहाँ बन जाएगा मेरा 5 ईयर्स, मतलब 5 साल के अंदर मुझे ये मेरे 5 लाख अगेन रिसीव हो जाएंगे, क्योंकि हर साल मुझे 1 लाख रुपए मिलेंगे। लेकिन इसके बाद भी तो मुझे लगातार 2 साल तक 1 लाख रुपए मिलेंगे ना, क्योंकि टोटल आपको 1 लाख लगातार 7 ईयर्स तक मिलने वाले हैं। तो जो ये पेबैक पीरियड के बाद के 2 लाख रुपए हैं, इसको कंसीडर करके नहीं चलता। दो ऑप्शन फर्स्ट तो आपका करेक्ट हो गया, स्टेटमेंट ए आपकी इनकरेक्ट हो गई। पेबैक पीरियड मेथड कंसर्न मोर विद द रिकवरी ऑफ कॉस्ट रेदर देन प्रॉफिट। हाँ, क्योंकि हम ये नहीं देख रहे कि उसके बाद हमें कितना मिल रहा है और हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है। हमारा फोकस बस यही है कि मेरा पैसा रिकवर कैसे हो रहा है। गॉट इट? दो बी ऑप्शन दोनों में दे रखा है।
सी एंड डी। नेट प्रेजेंट वैल्यू रिप्रेजेंट नेट एडिशन ऑफ द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर। नेट प्रेजेंट वैल्यू आपको रिप्रेजेंट करती है कि एक्चुअली में नेट एडिशन कितना होने वाला है। मैं यहाँ पे ग्रोस की बात ना करके मैं नेट की बात करता हूँ। नेट का मतलब क्या है, जहां मैं इन्फ्लेशन को भी लेके चलता हूँ। समझ में आया? देन ऑप्शन सी इज योर करेक्ट। तो बी और सी आंसर तो हमारा यहीं से आ जाएगा, लेकिन फोर्थ भी देखते हैं। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड इनकॉर्पोरेट रिस्क एज वेल एज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न के अंदर क्या टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करते हैं? नहीं, वो ARR नहीं, वो IRR होता है जिसमें हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करते हैं। गॉट इट? ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कंपनी इशू 10% ई रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। जो फेस वैल्यू है पर शेयर की वो 1000 है, इशू प्राइस इनका 95 है। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, फॉर्मूला क्या होगा आपका? प्रेफरेंस शेयर पे आपको टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलता, तो इंटरेस्ट प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड अपॉन 2 इंटू 100। ओ, यहाँ पे आप लाइफ को भी लेके चलते हो, एक सेकेंड प्लीज। रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय लाइफ। यहाँ पे इरिडीमेबल है तो यहाँ आप लाइफ को लेके नहीं चलोगे। इसके बेसिस पे आप इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करो। बट वेट, यहाँ इरिडीमेबल है तो इरिडीमेबल के केस में ये फॉर्मूला यूज नहीं होता, वहां आपका फॉर्मूला यूज होगा प्रेफरेंस डिविडेंड कितना दे रहे हो आप पर शेयर पे, डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड क्या है आपका, मल्टीप्लाई बाय 100। डिविडेंड यहाँ कितना दे रहे हो आप? डिविडेंड दे रहे हो 10%, मतलब 10% इसका रेट है। नेट प्रोसीड मतलब मेरा इशू कितने में किया है मैंने? 95 के अंदर, मल्टीप्लाई बाय 100। ये इसका करेक्ट आंसर बनेगा। ये बन जाएगा आपका 105,263 और 1.53 के नियर बाय। ऑप्शन 4 इज योर करेक्ट आंसर। ये वाला फॉर्मूला याद रखना प्लीज, जहां आपको इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर की बात हो रही हो। गॉट इट? कि कितना आपका खर्चा, देखो ओवरऑल एक सिंगल फॉर्मूला बता दूं सभी कॉस्ट के लिए, सभी कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए एक सिंगल फॉर्मूला लिख लो, कॉस्ट डिवाइडेड बाय कैपिटल मल्टीप्लाई बाय 100। अब जो ये मेरी कॉस्ट है ये प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर अलग होगी, प्रेफरेंस में भी रिडीमेबल प्रेफरेंस के अंदर अलग होगी, ई रिडीमेबल के अंदर अलग होगी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी में अलग होगी, डेट में अलग होगी। उसके हिसाब से आप इसको वेरी करते चलोगे। ये मैंने देखो कॉन्सेप्ट क्लासेस में ना बहुत बढ़िया तरीके से विद एग्जांपल्स करवाई हैं चीजें, तो प्लीज प्लेलिस्ट रेफर कर लो चीजों को अच्छे से समझने के लिए। गॉट इट? चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Under which of the following situation the decision outcome on evaluation of investment opportunity vary under NPV and IRR method? स्टार लगा लो इस क्वेश्चन पे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। एनपीवी एंड IRR जो है वो कई बार आपको कॉन्ट्राडिक्ट रिजल्ट देते हैं। तो कौन सी 3 ऐसे सिचुएशंस हैं जिसके अंदर वो कॉन्ट्राडिक्ट रिजल्ट दे सकते हैं? वो है आपकी टाइम डिस्पैरिटी, कोस्ट डिस्पैरिटी
एंड लाइफ कितनी है उस प्रोजेक्ट की। इन 3 कंडीशंस के अंदर एनपीवी एंड आईआरआर आपको कॉन्ट्राडिक्ट रिजल्ट देते हैं। इसका प्रैक्टिकल वैसे मैंने अभी करवाया नहीं है, बट इफ़ यू वांट कि मैं ये आपको समझाऊं भी कि कैसे ये कॉन्ट्राडिक्ट रिजल्ट देते हैं, तो टारगेट सिर्फ एंड सिर्फ ओनली 5 कमेंट्स का मैं रखूंगी। जब मेरे पास 5 कमेंट आ गए तो मैं ये आपको रीजन भी बताऊंगी। गॉट इट? मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच करना है आपको। नेट इनकम अप्रोच हमने अभी देखी किससे बिलोंग करती है, कैपिटल स्ट्रक्चर से बिलोंग करती है। 1 का 3, ऑप्शन नंबर ए कट गया, ऑप्शन नंबर डी कट गया। गोल्डन मॉडल किससे बिलोंग करता है, अभी देखा डिविडेंड थ्योरी से बिलोंग करता है। बी का 4 और यहाँ भी बी का 4। ऑप्शन 3 में थोड़ी सी गड़बड़ है, बट कोई नहीं, हम देख लेंगे। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ये आपकी कैपिटल बजटिंग की एक टेक्निक है। बच गया रीऑर्डर लेवल जो इन्वेंट्री से मैच होगा, तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा। गॉट इट? इजी है क्वेश्चंस। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। करंट मार्केट प्राइस ऑफ कंपनी शेयर इज 90 रुपीज। एक्सपेक्टेड डिविडेंड है नेक्स्ट ईयर का 4.5 रुपीज। If the dividend is expected to grow at constant rate 8%, the shareholder required rate of return. ये आपको दे रखा है कॉस्ट ऑफ इक्विटी से। कॉस्ट ऑफ इक्विटी को कैलकुलेट करने की टोटल हमारे पास 5 मेथड होती हैं। एक हमने पढ़ा था CAPM, जो मैक्सिमम यूज होता है। ये है आपका डिविडेंड ग्रोथ मॉडल ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी। डिविडेंड ग्रोथ मॉडल जो कर सकता है एक बार वो सॉल्व करो, अदरवाइज मैं करवाती हूँ। 2 मिनट का टाइम आप सबके पास। फॉर्मूला मैं बता ही देती हूँ। फॉर्मूला बनेगा आपका D1। D1 क्या, एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर नेक्स्ट ईयर आपको कितना डिविडेंड मिल सकता है। P0 करंट मार्केट प्राइस क्या है पर शेयर का, मल्टीप्लाई कर दो आपको उसकी ग्रोथ रेट से। एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर नेक्स्ट ईयर कितना है, 4.5। P0 आपको पिछले साल कितना डिविडेंड या फिर करंट मार्केट प्राइस क्या है पर शेयर का, मार्केट प्राइस ऑफ कंपनी शेयर 90। कितनी ग्रोथ होने के चांसेस हैं, 8%। अब 8% का यू तो 8/100 कर लो, या फिर 0.08 भी कर सकते हो। इसको सॉल्व करो और आपका आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करके जो आपका आंसर बनेगा वो बनेगा 0.13। देन परसेंटेज के लिए आप उसे 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा 13%। गॉट इट? समझ आ रहा है? मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following analysis is suitable for risk return analysis in financial decision? SWOT क्या होता है, CAPM तो हमने अभी पढ़ा, अभी कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। SWOT क्या होता है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। बिजनेस यूनिट्स को एनालाइज करने के लिए यूज किया जाता है। कैपिटल गियरिंग टर्म का मीनिंग आप लोग बताओगे, एंड EVA एनालिसिस की फुल फॉर्म बताओगे। रिस्क रिटर्न हमने अभी पढ़ा है ये।
CAPM में हमने क्या पढ़ा था भाई? CAPM में हमने यही तो देखा था ना कि मार्केट में रिस्क कितना है और मुझे रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न कितना मिल रहा है, रेट ऑफ रिटर्न। तो रिस्क रिटर्न क्या हो गया? CAPM एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस मैंने आपको बताया बिजनेस यूनिट को एनालाइज करने के लिए किया जाता है, कौन से बिजनेस मेरा ग्रोथ पे है, कौन सा मेरे को डिक्लाइन कर देना चाहिए। कैपिटल गियरिंग क्या है? कैपिटल गियरिंग को ही आप फाइनेंशियल लिवरेज बोलते हो या फाइनेंशियल गियरिंग बोलते हो, इसको स्टार मार्क कर लो। कैपिटल गियरिंग को ही फाइनेंशियल लिवरेज बोलते हो। फाइनेंशियल लिवरेज क्या? कि बिजनेस के अंदर फिक्स्ड कॉस्ट का रिस्क कितना है। समझ में आया? ईवीए एनालिसिस आप लोग मुझे बताओगे ईवीए एनालिसिस क्या होता है? किसी को पता है या मैं बताऊं? इकोनॉमिक वैल्यू एडेड एनालिसिस, फुल फॉर्म याद रख लो जस्ट। नेक्स्ट है कैपिटल स्ट्रक्चर एंड लिवरेज डिसीजन। हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर 3 टाइप के डिसीजन पढ़े हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन, कैपिटल बजटिंग डिसीजन, और एक और कौन सा है? डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन। कैपिटल स्ट्रक्चर और लिवरेज का डिसीजन कौन से डिसीजन के अंदर आपका आएगा? इन्वेस्टमेंट डिसीजन तो आपका कैपिटल बजटिंग से रिलेट करता है, तो ये कट गया। डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन आप ये कह सकते हो डिविडेंड के डिस्ट्रीब्यूशन की बात की गई है, ये भी कट गया। डिविडेंड डिसीजन ऑफ कोर्स वही बात है, बच गया क्या? फाइनेंसिंग डिसीजन। सो यू कैन से कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन को ही हम फाइनेंसिंग डिसीजन भी बोलते हैं। देखो कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन को फाइनेंसिंग डिसीजन बोलते हैं, लेकिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट के 3 डिसीजन होते हैं। क्या? फाइनेंशियल मैनेजमेंट के 3 डिसीजन होते हैं, जिसमें से एक है मेरा फाइनेंसिंग डिसीजन and another is capital budgeting and dividend distribution. So इसमें इस टर्म में कंफ्यूज मत हो जाना प्लीज। गॉट इट? मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कैपिटल स्ट्रक्चर की अप्रोचेस से रिलेटेड है। फर्स्ट क्वेश्चन के साथ ही मैंने आपको NI एंड NOI दोनों अप्रोच बताई थी, और रीजन जो आपका रिलेटेड है वो है लिवरेज से। वैसे कैपिटल स्ट्रक्चर से ये रीजन भी, कोई नहीं, करो एक बार रीड करो क्वेश्चन। NI अप्रोच आपकी रेलेवेंट अप्रोच है। NI के अंदर मैं KD एंड KE को कांस्टेंट लेता हूँ। KD और KE को कांस्टेंट में एज्यूम करता हूँ। ये भी क्वेश्चन आ रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द assumptions ऑफ नेट इनकम अप्रोच। उसमें assumptions आपकी यही दे रखी थी, KD एंड KE रिमेन कांस्टेंट। यस, दिस इज द assumptions ऑफ नेट इनकम अप्रोच। According to net income approach, capital structure decision is relevant in the valuation of firm. बिल्कुल। If a firm changes its total value and its overall cost of capital,
बाय चेंज इन द डिग्री ऑफ लिवरेज इज इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर। बिल्कुल। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? कैपिटल स्ट्रक्चर ही तो ये होता है कि जब मैं अपने कैपिटल के सोर्स को चेंज कर देता हूँ। ए फर्म कैन चेंज इट्स टोटल वैल्यू एंड इट्स ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बाय चेंजिंग द डिग्री ऑफ लिवरेज। कैसे कैपिटल स्ट्रक्चर कहा जाता है? जी हाँ, बिल्कुल। देन द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, कि इंडिविजुअली दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन ये रीजन नहीं बता रहा है। गॉट इट? मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाई ऑपरेटिंग रेशियो इंडिकेट करती है आपको फेवरेबल पोजीशन। अगर आपकी ऑपरेटिंग रेशियो ही हाई है तो वो फेवरेबल पोजीशन कैसे बता सकती है? ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब क्या है? कि मेरे डे टू डे खर्चे बहुत ज़्यादा हैं एज कंपेयर टू माई डे टू डे इनकम। तो असर्सन तो आपका सीधा सीधा गलत हो गया। हाई ऑपरेटिंग लिवरेज रेशियो लीव्स ए हाई मार्जिन, नहीं, लो मार्जिन। हाई ऑपरेटिंग रेशियो आपको ये बताती है कि कम मार्जिन है आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड ऑपरेटिंग इनकम में से। देन ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर है। क्लियर हुआ? कोई डाउट है किसी का? क्या होता है ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग इनकम, और यू कैन सी ऑपरेटिंग रेवेन्यू, मल्टीप्लाई बाय 100। एक्सपेंसेस कितनी है एज कंपेयर टू रेवेन्यू, ये देखता है आपकी ऑपरेटिंग रेशियो। गॉट इट? नेक्स्ट, पोर्टफोलियो से कि मेरे को रिस्क को मिनिमाइज करना है, तो मैं पोर्टफोलियो के अंदर सिक्योरिटी का कैसा कॉम्बिनेशन रखूंगा? रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो कैन बी मिनिमाइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिक्योरिटी। दोनों दो सिक्योरिटी के बीच में मेरा कॉम्बिनेशन कैसा होना चाहिए? देखो, पॉजिटिव कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है कि मेरी एक सिक्योरिटी बढ़ेगी तो मेरी दूसरी सिक्योरिटी भी बढ़ेगी, मतलब मेरी तो चांदी चांदी होगी। लेकिन इसमें अपोजिट भी हो जाता है कि एक सिक्योरिटी घटेगी तो दूसरी भी घटेगी, तो यहाँ तो मैं डबल नुकसान में जा रहा हूँ, तो पॉजिटिव तो मैं नहीं ले सकता। पार्शली जैसा कोई वर्ड हम यहाँ पे यूज करते नहीं है जनरली। देन आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन इन देयर एक्सपेक्टेड रिटर्न। परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन इन देयर एक्सपेक्टेड रिटर्न का यहाँ मतलब क्या है कि अगर एक सिक्योरिटी का प्राइस बढ़ेगा देन इट्स डैम श्योर कि दूसरी सिक्योरिटी का प्राइस घट जाएगा। तो अगर मुझे एक से नुकसान होगा तो मुझे दूसरी सिक्योरिटी से फायदा हो जाएगा, तो मेरा जो रिस्क है वो मिनिमाइज रहेगा। समझ में आया ये क्वेश्चन? थोड़ी सी तबीयत खराब है, मे बी आपको लॉ फील हो रहा होगा, बट आज की क्लास में थोड़ा सा एडजस्ट करो। आगे से हम वही अपनी एनर्जी के साथ एक एक क्वेश्चन को डिटेल में पोस्टमार्टम करते हुए किया करेंगे। गॉट इट? चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, मैं डाउट तो आपको फिर भी नहीं छोड़ूंगी, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, सो डोंट वरी। किसी का डाउट हो अभी भी तो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो अब। अगर आपको या तो इनकम स्टेटमेंट आती है या फिर आपको लिवरेज के कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, तब आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है कि अर्निंग बिफोर टैक्स कितना इंक्रीज होगा जब आपकी सेल 6% इंक्रीज हो रही है। तो इस
आपको दे रखा है ऑपरेटिंग लिवरेज एंड फाइनेंशियल लिवरेज, तो क्या आप कंबाइंड लिवरेज निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कंबाइंड लिवरेज क्या होता है? ऑपरेटिंग लिवरेज इंटू फाइनेंशियल लिवरेज, 3×2=6 आपका कंबाइंड लिवरेज आ जाएगा। एक फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन ईबीटी का, परसेंटेज चेंज इन अर्निंग बिफोर टैक्स का। वो क्या होता है? वो होता है आपका परसेंटेज चेंज इन सेल्स मल्टीप्लाई कंबाइंड लिवरेज। परसेंटेज चेंज इन सेल 6, कंबाइंड लिवरेज 6, 6 into 6 36 इज योर करेक्ट आंसर। या तो फॉर्मूला पता होना चाहिए था या फिर आपको कंप्लीट इनकम स्टेटमेंट पता होनी चाहिए थी। फॉर्मूला से आपका इजी रहता तो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बता दिया, ये फॉर्मूला आप याद रखोगे। परसेंटेज चेंज इन अर्निंग बिफोर टैक्स इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन सेल मल्टीप्लाई बाय कंबाइंड लिवरेज। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा एक मिनट, इसको इसके बाद करते हैं। एक बार पहले ये वाला क्वेश्चन करो, ये जस्ट मैंने अभी करवाया है क्योंकि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू कैलकुलेट द कंबाइंड लिवरेज। कंबाइंड लिवरेज के लिए क्या कैलकुलेट होता है? कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? एक तो होता है आपका ऑपरेटिंग लिवरेज मल्टीप्लाई बाय फाइनेंशियल लिवरेज। ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? EBIT अपॉन EBT। अगर EBT नहीं दे रखा तो EPS भी ले सकते हैं, कंट्रीब्यूशन नहीं दे रखा तो सेल्स भी ले सकते हैं। EBT से EBT कट गया, बच गया क्या कंबाइंड लिवरेज के लिए? सेल्स मल्टीप्लाई EPS। इसी को अगर मैं परसेंटेज में करती हूँ तो आएगा मेरा परसेंटेज चेंज इन EPS या फिर EBT, जो भी आपको गिवन है, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल या कंट्रीब्यूशन। तो आंसर क्या बनेगा? परसेंटेज चेंज इन EBS डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल। समझ में आया? अगर वैल्यू में दे रखा होता तो आंसर क्या बनता? सेल्स अपॉन EPS। लेकिन यहाँ परसेंटेज चेंज के अंदर दे रखा है तो आंसर क्या बनेगा? परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल। गॉट इट? अभी करो ये क्वेश्चन। सेम फॉर्मूला के ऊपर आपका ये क्वेश्चन भी बेस है, बिल्कुल सेम फॉर्मूला है। कंबाइंड लिवरेज का भी हमने फॉर्मूला देखा। अगर आपका EBT या EPS नहीं दे रखा तो उसमें आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी ले सकते हो। ये टर्म्स ध्यान रखना बस कि आप क्या क्या ले सकते हो इनकी जगह पे। मैंने आपको विद रीज़न चीज़ें बताई हैं कि आप ये अर्निंग बिफोर टैक्स की जगह EPS कैसे ले सकते हो या प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे ले सकते हो, विद रीज़न मैंने आपको चीज़ें बताई हैं पुराने क्लासेस में, तो उसको रेफर करना बिल्कुल मत भूलना। कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा? प्रॉफिट परसेंटेज चेंज इन प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एक सेकेंड, परसेंटेज चेंज इन प्रॉफिट बिफोर टैक्स डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में कितना चेंज है? 40% का। सेल्स के अंदर कितना चेंज है? 10% का। कंबाइंड लिवरेज क्या आ जाएगा मेरा? 4 टाइम्स
कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला ये कोर क्या होता है, ऑपरेटिंग लिवरेज इनटू फाइनेंशियल लिवरेज। कंबाइंड लिवरेज आया है 4, ऑपरेटिंग लिवरेज दे रखा है 2, फाइनेंशियल लिवरेज भी क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। ऑप्शन 3 इज हियर द करेक्ट आंसर। समझ में आया कंप्लीट कंसेप्ट? होप सो किसी का कोई भी डाउट नहीं होगा इसमें। अब चलिए आज की क्लास को हम इतना ही रखते हैं, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। ए वेरी बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ यू टू जॉइन विद अस। होप सो आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू।